शिक्षा के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2019 के पेपर 2 के हिंदी भाषा द्वितीय के पेडागोजिकल इश्यूज से रिलेटेड अपने प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल यानी प्रश्न पत्र के अनुसार प्रश्न संख्या 136, कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। आपके विकल्प हैं, पहला लिखित परीक्षा, दूसरा नाटक का मंचन, तीसरा पाठ्य सामग्री को दोहराना और चौथा क्लोज टेस्ट यानी क्लोज परीक्षण। तो आपका जो सर्वाधिक उचित विकल्प है वो आपका होगा चौथा विकल्प यानी क्लोज टेस्ट। अब यहाँ ये ज़रूरी हो जाता है कि संक्षेप में हम क्लोज टेस्ट को जान लें कि ये टेस्ट क्या होता है और ये किस तरह से कार्य करता है भाषा शिक्षण में। तो क्लोज टेस्ट को अगर एक लाइन में हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो एक ऐसा टेस्ट जो कॉम्प्रिहेंसर और फिल इन द ब्लैंक्स इन दोनों का मिश्रण होता है, ये उसकी संरचना है या उसका स्वरूप है। यानी एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है या पैसेज दे दिया जाता है, उस आधार पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी कुछ सूचनाएं आपसे मांगी जाती हैं, उसमें कुछ कॉलम रिक्त छोड़ दिए जाते हैं और पैसेज के आधार पर आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, उन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना होता है। इस रूप में आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो पैसेज है उसके एंटायर कॉन्टेक्स्ट को आपको अंडरस्टैंड करना होता है और आप फिर फिल इन द ब्लैंक्स को भरने का काम करते हैं। जहाँ तक इस टेस्ट के ज़रिए स्किल्स की बात है कि किन किन स्किल्स को डेवलप किया जाता है इसके ज़रिए, तो यहाँ आप रीडिंग, एनालिसिंग और वोकैबुलरी जो स्किल्स हैं यानी 3 तरह की स्किल्स को यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। यानी कितने अच्छे से आप उस पैसेज को जो है रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसका एनालिसिस कर पाते हैं। एट लास्ट वोकैबुलरी टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होता है। तो ये क्लोज टेस्ट के बारे में एक मोटी जानकारी थी जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 137, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। आपके विकल्प हैं, पहला संवाद अदायगी, दूसरा सृजनात्मक लेखन, तीसरा परिचर्चा और चौथा श्रुतलेख। तो ये प्रश्न जो है वो रिपीटेड है, आपका चौथा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि जो श्रुतलेख है यानी सुन करके लिखना, यह सबसे कम महत्वपूर्ण है। बाकी डायलॉग डिलीवरी यानी संवाद अदायगी, सृजनात्मक लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग और परिचर्चा यानी जो डिस्कशन है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 138, पढ़ने का संबंध किससे है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स का ये सवाल है। आपके विकल्प हैं, पहला अक्षर ज्ञान, दूसरा अर्थ, तीसरा शुद्धता और चौथा तीव्र गति। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका विकल्प दूसरा यानी अर्थ। पढ़ने का संबंध अर्थ से है, या आप इसे विस्तार में कह सकते हैं अर्थबोध से है। यानी पढ़ना तभी सार्थक माना जाता है या पढ़ने की स्किल तभी डेवलप हो पाई है जब आप पढ़ करके कही गई बात के अर्थ को समझ सकते हैं। ये प्रश्न भी रिपीटेड है, कई बार आ चुका है, आप इसका ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 139, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आपके विकल्प हैं, पहला अन्य विषयों का कार्यभार कम करना, दूसरा हिंदी की पाठ्यपुस्तक को समावेशी बनाना, तीसरा दूसरे विषयों का ज्ञान देना, चौथा विषय की शब्दावली का विकास। तो आपका दूसरा विकल्प सही है, अर्थात हिंदी की पाठ्यपुस्तक को समावेशी बनाना। जब आप हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देते हैं, जैसे विज्ञान के पाठ आ गए, भूगोल का कोई टॉपिक आ गया, और संदर्भ क्या है, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का संदर्भ है, तो निश्चित रूप से यहाँ जो इसके पीछे की अवधारणा बनती है वो आपके दूसरे विकल्प में समाहित है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 140,
बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा क्या कर सकता है। आपके विकल्प हैं, पहला पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा, दूसरा सुनना बोलना जल्दी सीखेगा, तीसरा परिचित भाषा जल्दी सीखेगा और चौथा नई भाषा आसानी से सीखेगा। तो इस प्रश्न का जो उचित उत्तर है वह होगा आपका चौथा विकल्प, यानी कि नई भाषा आसानी से सीखेगा। बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, ये जो पहली लाइन आपकी है ये चाम्स्की महोदय का स्टेटमेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसी जन्मजात भाषिक क्षमता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बच्चा अगर उसको पर्याप्त अवसर दिए जाएं तो वो नई भाषा कोई भी हो, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, वो आसानी से सीख सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 141। वाणी अस्थायी होती है और किस तरह की भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। बढ़िया सवाल है ये। वाणी अर्थात सामान्य रूप से जो हमारी बोलचाल है उससे उसका संदर्भ यहाँ लिया जाता है। और ये वाणी जो है अस्थायी होती है, बदल सकती है। यानी कि कोई शख्स जो आज आपसे बात कर चुका है कल अपनी बात से पलट सकता है, ऐसा संदर्भ आप यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि वो मौखिक रूप में कही गई बात है। तो वाणी का जो स्वरूप होता है वो अपेक्षाकृत लिखित भाषा के अस्थायी होता है। तो इसका जो पहला विकल्प है वो आपका सही हो जाएगा, यानी वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है, उसमें बदलाव होता है। और व्यवहारिक रूप से आप इसको अपने आसपास इसको देख भी सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 142। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है वह उद्देश्य? आपके विकल्प हैं, पहला पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना, दूसरा पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, तीसरा पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना और चौथा पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना। तो इसका तीसरा विकल्प जो है आपका, यानी पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, यह एक प्रमुख उद्देश्य होता है भाषा सीखने में उच्च प्राथमिक स्तर पर। जहाँ तक विश्लेषण की बात है, विश्लेषण में हम पदों को, मान लीजिए एक वाक्य दिया गया, तो जो भी आप पदच्छेद पूरा करते हैं, इसमें संज्ञा कौन है, सर्वनाम कौन है, क्रिया क्या है, लिंग, वचन, कारक इत्यादि की दृष्टि से जब आप उसको अलग थलग करते चले जाएं तो यहाँ आप विश्लेषण कर रहे हैं। और उनका समेकन कर करके जब आप एक रूप दे देते हैं तो उसको संश्लेषण माना जाता है। तो विश्लेषण संश्लेषण पर कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ तीसरा विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 143। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। इस तरह का अभ्यास प्रश्न जो है वह किसका उदाहरण है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके विकल्प हैं, पहला व्याकरण पर अत्यधिक बल देने का उदाहरण है ये, अथवा दूसरा व्याकरण कंठस्थ करने का, अथवा तीसरा संदर्भ में व्याकरण का, या फिर चौथा व्याकरणिक जटिलता का। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तीसरा विकल्प आपका इसका सही है, संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण है। यानी कि पहले की जो परंपरा रही है इसकी व्याकरण का अध्यापन करने की, तो तमाम पुस्तकें जो हैं व्याकरण की एक अलग हुआ करती थीं, लेकिन आज वो संदर्भ काफ़ी पीछे छूट चुका है और हम पाठ के ही संदर्भ में व्याकरण का अध्यापन करते हैं और इसको मान्यता भी मिल चुकी है। सवाल कई बार ये आ चुका है। तो जब जो भी पाठ जहाँ जहाँ आते हैं उनके अंत में व्याकरण की दृष्टि से जो है बातें वहाँ रख दी जाती हैं कि पाठ में कौन कौन सी संज्ञाएँ आई हैं, क्रिया क्या है, या कहीं कोई संधि आई है। तो यहाँ पाठ के संदर्भ में हम व्याकरण को मान्यता प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 144। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमज़ोर प्रश्न क्या है? आपके विकल्प हैं, पहला लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है, दूसरा दोषों का पर्दाफाश
करना कब बुरा रूप ले सकता है। तीसरा, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। और चौथा, समाचार चैनलों के कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका पहला। लेखक ने अपने जीवन की किन 2 घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है, यही उत्तर आपका सही है। क्यों सही है? इसलिए सही है कि भाषाई क्षमता के आकलन में सबसे ज़रूरी हो जाता है कि अपनी बात रखने का भरपूर अवसर देना। जब अवसर देंगे और काफ़ी विस्तार से बच्चा अपनी बात को रख पाएगा, तभी आप उसकी भाषाई क्षमता का वास्तविक आकलन कर सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न से उसे अपनी बात रखने का बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं मिलता। 2 घटनाएं वो संक्षेप में आपको बता देगा कि इन 2 घटनाओं को लेखक ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण बताया है। जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे विकल्प में, यानी दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है, यहाँ उसे अपनी बात को विस्तार से रखने का पूरा अवसर मिलता है और भाषाई आकलन जो है वो अच्छे से हो पाता है। सपनों का भारत आपके कैसा होना चाहिए, यहाँ भी बच्चे को सोचने का और अपनी बात को रखने का विस्तार से मौका मिलता है। इसी तरह से चौथे विकल्प में भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 145, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? आपके विकल्प हैं, पहला, साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी। दूसरा, भाषा की परिभाषाओं को याद होना। तीसरा, साहित्यिक लेखन एवं पुरस्कार। चौथा, भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ। तो बिल्कुल ठीक बात, चौथा विकल्प आपका सही है कि भाषा शिक्षक के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण है दिए गए विकल्पों में, वो होनी चाहिए आपकी भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, यानी उसकी पेडागॉजी, जिसके सवालों को आप हल भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 146, भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपके विकल्प हैं, पहला, बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन। दूसरा, बच्चों की उच्चारण त्रुटियों पर अत्यधिक ध्यान देना। तीसरा, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन। और चौथा, बच्चों के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो उचित उत्तर है वह होगा आपका तीसरा विकल्प, यानी बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन जो है वह सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 147, 8वीं कक्षा में मुदित नाम का कोई बच्चा है, वह पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है। संभवतः मुदित किससे ग्रस्त हो सकता है? तो ये प्रश्न भी रिपीटेड है, कई बार आ चुका है। मुदित जो है वो संभवतः डिसलेक्सिया से ग्रसित हो सकता है, दूसरा विकल्प आपका सही है। डिस्ग्राफिया आपको पहले भी बताया जा चुका है, यह लेखन विकार है। डिस्कैल्कुलिया गणितीय विकार है। और अफेजिया ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चा या संप्रेषण विकार आप इसे कह सकते हैं। संप्रेषण विकार है जिसमें बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो नहीं कर पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता किसी से, अदर पर्सन से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 148, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ किस तरह से होने चाहिए। प्रारंभिक स्तर की बात की जा रही है और हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण आपको करना है। तो आपके विकल्प हैं, पहला, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखते हों, यानी वो पाठ। दूसरा, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें, केवल पढ़ने और लिखने की कुशलता का विकास, सुनने बोलने का नहीं। तो इसलिए ये एक पक्षीय विकल्प हो जा रहा है, एक पक्ष में झुका हुआ है, जबकि हमें बैलेंस की ज़रूरत है। ठीक है, बैलेंसिंग आंसर की ज़रूरत होती है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सीटेट में ये महत्वपूर्ण पार्ट है इस परीक्षा का, हमें एक बैलेंस्ड आंसर चाहिए। तीसरा, बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का ही विकास करे। देखिए, का ही विकास करे, यहाँ भी ही था, यहाँ भी है। और ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी भी एक विकल्प जो किसी एक तरफ झुकता है उस तरफ आप सीटेट के आंसर्स में ना जाएं, अभी तक जो इनकी टेंडेंसी रही है। ठीक है, एक बैलेंसिंग आंसर जिस भी विकल्प में हो उस तरफ आप जाने की कोशिश करें।
चौथा, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य रखते हो। तो इस तरह से जो आपका पहला विकल्प है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। यानी हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो उसके पाठ हैं वे कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखते हों, यानी पहले से ही सब कुछ निर्धारित हो जाए ऐसा न हो। और इसका ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि एक इंटरव्यू में एक न्यूज़ चैनल पर मैंने सुना, वहाँ अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, नाम उनका मुझे नहीं ध्यान आ रहा है। उन्होंने कहा कि सब कुछ पूर्व से निर्धारित हुआ है। अमेरिका जैसी यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ जब कैरिकुलम में आपको लगता है किसी भी समय पूरे सेशन के दौरान आपको लगता है तो वहाँ के प्रोफेसर्स या टीचर्स जो है अपना ओपिनियन देते हैं कि हाँ इसमें बदलाव की ज़रूरत है, और उनके ओपिनियन को कंसीडर किया जाता है और कैरिकुलम को चेंज कर दिया जाता है। यानी फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब होती है। तो होता यहाँ भी, अपने यहाँ भी है, भारत में भी है, पर अपेक्षित रूप से उन प्रोफेसर्स ने बताया कि वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी कैरिकुलम के मामले में चेंजेस की भारत की अपेक्षाकृत ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने आपको संकेत किया कि सब कुछ पूर्व से निर्धारित हो या पूर्व निर्धारित जो संदेश हो वहीं पहुँचे वहाँ तक, तो ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा आपको रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 149, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त किस तरह की सामग्री का विकास किया जा सकता है? आपके विकल्प हैं, पहला जटिल, दूसरा मूल्यपरक, तीसरा सरल और चौथा पूरक। बिल्कुल ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका चौथा विकल्प है वो सही है कि पाठ्यपुस्तक के अलावा हम पूरक सामग्री का विकास कर सकते हैं जो मतलब सप्लीमेंट्री हो। आगे बढ़ते हैं। पूरक सामग्री का मतलब है कि फ्लैश कार्ड हो गए, चार्ट हो गए इत्यादि, भाषा की प्रयोगशाला में जो भी अन्य तरह की सामग्रियां हुई भाषा विकास से संबंधित, वो सब पूरक सामग्री के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 150, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना, यह उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक क्या होना चाहिए, कैसा उद्देश्य होना चाहिए? आपके विकल्प हैं, पहला कमज़ोर उद्देश्य है, यह सर्वोपरि उद्देश्य है, तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है, अथवा चौथा निरर्थक उद्देश्य है। तो बिल्कुल तीसरा विकल्प आपका सही है कि भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना यह उच्च प्राथमिक स्तर पर महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नियमबद्ध प्रवृत्ति को एक उदाहरण से आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे आप इंग्लिश के टर्म में लें, गोज़ टू स्कूल, स्कूल जाता है, तो यहाँ क्रिया पहले है और कर्म बाद में है। अब आप इसे हिंदी भाषा की दृष्टि से समझें तो जैसे रमा स्कूल जाती है, क्रिया बाद में है, कर्म पहले है। तो हर भाषा की अपनी नियमबद्ध प्रवृत्ति है, ठीक है। उस प्रवृत्ति को पहचानना और उस तरह से उसका विश्लेषण करना, यह जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो नियमबद्ध प्रवृत्ति को आप समझ गए। विस्तार से कभी इस बात की चर्चा करेंगे हम। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एक अच्छे भावी शिक्षक रूप में हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।